यूक्रेनियन इस न्यूक्लियर साइट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं चेर्नोबिल, वहां पर कुछ लोगों को हॉस्टेज भी लिया गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये रूस की जो मोटराइज्ड राइफल डिवीजन है उसके कुछ एलिमेंट्स थे जिन्होंने जाके चेर्नोबिल पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और काफी लड़ाई वहां पर हुई थी। लेकिन उसके बाद न केवल उन्होंने उस पर पावर प्लांट पर कब्जा किया, बल्कि वहां जो कर्मी काम कर रहे थे उनको बंधक बना लिया है, ये खबर भी आ रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने यह भी दावा किया है और बड़ा दावा किया है कि रूस की सेना के एक और मोटराइज्ड डिवीजन के करीब 25 लोगों ने, प्लाटून कमांडर समेत 25 लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसकी तस्वीरें अब से थोड़ी देर में यूक्रेन जारी करेगा। सार्जेंट कमांडर की, प्लेटून कमांडर की और जो 25 सिपाही हैं रूस के जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जैसा यूक्रेन का दावा है, उन्होंने कहा कि उनसे बातचीत करके उनकी भी तस्वीरें और वीडियो जारी किए जाएंगे, ये दिखाने के लिए कि रूस की सेना भी यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहती, लेकिन करना पड़ रहा है आदेश के अनुसार। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बहुत जबरदस्त इस समय चल रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि कितने समय तक, जैसा आपने अपने प्रश्न में पूछा, कितने समय तक यूक्रेन अपने आप को बचा पाता है, क्योंकि जो सामरिक और सैन्य शक्ति है वो रूस की यूक्रेन से कहीं ज्यादा है। दोनों देशों में कोई तुलना भी नहीं है। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास गौरव। तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कैसे इस वक्त वहां पर यूक्रेन में भीषण बमबारी जारी है। जिस बीच यूक्रेन की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने रूस के 6 हेलीकॉप्टर गिरा दिए हैं। यूक्रेन ने 10,000 नागरिकों को हथियार दिए हैं, आम नागरिकों को असॉल्ट राइफल दिए गए हैं अपनी बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। मेरे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, रूस ने सब कुछ दरकिनार करते हुए एक बड़ा साहसी फैसला लिया कि उसे यूक्रेन पर अटैक करना है, लेकिन वो इसके रेपरकशन से भी भली भांति वाकिफ है। आने वाले वक्त में सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर कई तरीकों से उसका प्रतिबंध होगा, उसको इन सभी रेपरकशंस का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की परिस्थिति से रूस कैसे निपटेगा? आपने बिल्कुल सही कहा, और आप तो क्योंकि बिजनेस कवर करती हैं तो आपको तो ये भली भांति मालूम है कि रिपरकशंस या इसका खामियाजा रूस को उठाना पड़ेगा आर्थिक तौर पर। लेकिन कोई भी देश जब कोई कार्रवाई करता है तो वो प्रोज और कॉन्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स दोनों को फैक्टर इन करता है, या देखता है कि उससे लाभ ज्यादा है या हानि ज्यादा है। और इसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि उनका लाभ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये उनके देश की सुरक्षा से जुड़ा एक प्रश्न है। अगर यूक्रेन, जिसकी सीमा 2300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ लगती है, और वो यूक्रेन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के नेतृत्व में अगर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बन जाता है और वहां पर अमेरिका की मिसाइलें आके लग जाती हैं, या अमेरिका की सेना वहां तैनात हो जाती है, या नेटो के और देश वहां आ जाते हैं, तो ये रूस की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इस बात से रूस लगातार आगाह करता रहा है यूक्रेन को कि ऐसा न किया जाए, क्योंकि ऐसा किया तो रूस की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी और इसकी वो कतई इजाजत नहीं दे सकता। और रूस के राष्ट्रपति ने कहा भी कि न केवल ऑफेंसिव वेपन्स बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग जो हो रही है यूक्रेन में नेटो देशों के साथ और पिछले कई वर्षों से चल रही है, उससे रूस की सुरक्षा को खतरा है। ऑफेंसिव वेपन्स और ऑफेंसिव ऑपरेशंस की ट्रेनिंग चल रही है, इसकी वो इजाजत नहीं दे सकते। उसके बावजूद राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के या नेटो के और देश, उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। तो उसके बाद रूस ने एक कदम उठाया है, देश की सुरक्षा बनाम आर्थिक सैंक्शंस। निर्णय रूस की जनता को करना है और रूस के राष्ट्रपति को करना है, और रूस के राष्ट्रपति ने निर्णय कर लिया कि यूक्रेन में जाकर सत्ता परिवर्तन करके वो रूस की सुरक्षा को और बेहतर कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, ऐसा उनका दावा है। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जो रिसोर्सेज है यूक्रेन में, अनटैप्ड रिसोर्सेज, चाहे आप गैस की बात करें, कोयले की बात करें, यहां पर इतने नेचुरल रिसोर्सेज है कि या पश्चिमी देश उसका खनन करेंगे या रूस उसका खनन करेगा। एक तरह से, जिस तरह से इराक में अमेरिका ने ऑपरेशन किया, ऑयल के लिए कहा जाता है वो लड़ाई थी, जिस तरह लिबिया में ऑपरेशन किया, उसी तरह ये जो पूरा ऑपरेशन है ये रिसोर्सेज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो सामरिक दृष्टि के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी ये इस समय जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए रूस ने
निर्णय किया और इसकी जबरदस्त तैयारी के साथ, ऐसा नहीं है कि एकाएक उन्होंने ऑपरेशन कर दिया और उनको पहले दिन सेटबैक्स हो रहे हैं जैसा यूक्रेन का दावा है। आप देखिए कितनी तरफ से महीनों से उनकी बेलारूस में उनकी एक्सरसाइजेस चल रही थी, उन्होंने इस सबको वॉर गेम किया। सेना का काम ही यही होता है, वो पूरा करियर अपना यही वॉर गेम करते हैं कि हम ये करेंगे तो दुश्मन ये करेगा, फिर हम ये करेंगे। एक एस्केलेशन लैडर होता है और रूस का ये आकलन है कि टोटल एस्केलेशन लैडर के वो ऊपर है, क्योंकि कोई नेटो देश अपनी सेना यूक्रेन की मदद के लिए नहीं भेजेगा और यूक्रेन ज्यादा से ज्यादा हफ्ता, 15 दिन, महीना रूस के विरुद्ध अगर टिक भी जाए तो टिक जाए, उसके बाद तो वर्चस्व रूस का ही होगा, सत्ता परिवर्तन रूस करके रहेगा, ऐसा ही रूस का आकलन है। सबसे पहले मैं अशोक जी आपके पास आना चाहूंगी। अशोक जी, जिस तरीके से अमेरिका लगातार ये कह रहा है कि गंभीर नतीजे रूस को भुगतने होंगे, लेकिन ये तो पोस्ट वॉर नतीजे होंगे ना, प्री वॉर नतीजे तो कुछ भुगते नहीं। रूस पूरी फुल फ्लेजेड फोर्स के साथ यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ सब जगह से प्रहार किया जा रहा है, जिसके नतीजे यूक्रेन की जनता को, उसकी आर्मी को, सबको भुगतने पड़ रहे हैं। ऐसे में एक प्रीएम्प्टिव एक्शन तो कम से कम यूएस को लेना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये हमको समझना होगा, जो यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है, तो इसीलिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। और ये बहुत पहले से नेहा जी ये बताया जा चुका है। ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग या अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन सब ने ये कहा है, जो क्योंकि वो हमारी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है तो हम लीगली वहां पर जा नहीं सकते, परंतु उससे पहले उन्होंने जो भी वो सहायता करनी थी, जिस प्रकार के उन्होंने वहां पर मिलिट्री हार्डवेयर देना था, इक्विपमेंट देना था, मिसाइल्स देना था, डिफेंस सिस्टम्स देना था, वो सब उन्होंने उसको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। एक बात मैं कहूंगा, जो आप अभी बातचीत कर रहे थे गौरव से, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है गौरव को देखकर इस कार्यक्रम में, और वहां पर मारियोपोल से वो बात कर रहे हैं। मारियोपोल में भी काफी वहां पर लड़ाई हुई है और बम गिरे हैं, मिसाइल्स गिरे हैं। तो गौरव, मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, जो अपना ख्याल रखिएगा, बी सेफ एंड कम बैक सून हियर टू बी विद ऑल ऑफ अस इन इंडिया। परंतु जो मैं बात कहना चाहता हूं, मेरे विचार से देखिए नेहा जी, ये बिल्कुल ही अननेसेसरी वॉर है। अगर राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं, ठीक है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनकी जो कंसर्न्स हैं, वो जेन्युइन है, परंतु मेरे विचार से उसके लिए लड़ाई करने की, और इतना जो आप देख रहे हैं, पूरे यूक्रेन को उन्होंने एकदम ध्वंस कर दिया है, एकदम उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, और उसको पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का और कितने जाने वहां पर गई हैं। अभी तो ये शुरुआत हुई है, और कितनी जाने गई हैं, कितनी जाने जाएंगी। मेरे विचार से ये बिल्कुल जरूरी नहीं था। बातचीत चल रही थी, देखिए 2008 में ये शुरू हुई थी बात, जो इनको हम मेंबर्स बनाए, सदस्य बनाए नेटो का। 14 साल हो गए हैं, कुछ अभी तक नहीं हुआ है। ये हमको ध्यान रखना है, जो बहुत सारे ऐसे देश हैं नेटो में जो नहीं चाहते हैं यूक्रेन को वहां का सदस्य बनाना, और ये राष्ट्रपति पुतिन को भी बड़ी अच्छी तरह मालूम होगा, इसीलिए 14 साल तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो मेरे विचार से ये, और जब वहां पर गए, ओलाफ शोल्ज गए, राष्ट्रपति मैक्रोन गए, दो मर्तबा गए, उनसे कहा बातचीत से इसको मसले को सुलझाइए। ओलाफ शोल्ज ने तो ये भी कहा, जो कोई ऐसा लाइव इशू नहीं है ऑन द टेबल जो यूक्रेन को वहां का सदस्य बनाया जाए। तो मैं तो समझता हूं इट इज अ टोटली अननेसेसरी वॉर। ये राष्ट्रपति पुतिन का अपना, उनकी जो एरोगेंस है, उनका ह्यूब्रिस है, उनका टू प्रोजेक्ट उनकी जो अपनी सेल्फ इमेज है, एज अ रियली ही इज कमिंग अक्रॉस एज अ मेगालोमेनियक, जो पूरी दुनिया को ये बताना जो वो कितने पावरफुल हैं और रूस कितना पावरफुल इमर्ज होकर आया है। ठीक है, उनको बहुत दिक्कत है, मुश्किल है। उन्होंने कहा है जो ये सोवियत संघ का विघटन, दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी टू हैव टेकन प्लेस इन द 20th सेंचुरी। ठीक है, परंतु अब रूस इतना बढ़कर आ गया है, इतना सशक्त हो गया है, तो उसको उसने और आगे लेकर जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बातचीत से ये मसला सुलझ सकता था, और जो ये थोपा है, जो ये मणा है राष्ट्रपति पुतिन ने पूरी दुनिया पर, पूरे यूरोप पर, और इसका असर हम सबको देखने को मिल रहा है।